हाय एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रीसेंट जजमेंट्स पे एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये टोटल 20 क्वेश्चंस का वीडियो रहने वाला है। चलिए हम जल्दी जल्दी इन्हें कंप्लीट करते हैं। ये सब हमारे आने वाले जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस और जो भी एपीओ के एग्जामिनेशंस आ रहे हैं उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीसेंट जजमेंट्स द सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज द नीड फॉर अ स्पेशल बेल एक्ट। रिसेंटली अभी एक केस आया था लास्ट ईयर, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया था कि हमें एक स्पेशल बेल एक्ट की ज़रूरत है, और उन्होंने केसेस को फिर बेसिकली 4 कैटेगरीज में ऑफेंसेस को डिवाइड किया था और अलग अलग बेल कंडीशंस ले डाउन करी थी हर कैटेगरी के केस के लिए। सो दिस वाज द केस ऑफ सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। Question 2, in which case the Supreme Court gave guidelines to streamline and strengthen the functioning of bar associations across the country। देखिए, एडवोकेट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं जब भी हम लीगल फील्ड की बात करते हैं। सो एडवोकेट्स इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, और एडवोकेट्स को जो बॉडी कंट्रोल करती है, उनकी गाइडलाइंस जो रूल डाउन ले डाउन करती है, वो बार एसोसिएशंस होते हैं, बार काउंसिल्स होते हैं, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल नेशनल लेवल पे भी पाए जाते हैं। सो इन द केसेस ऑफ मोहनोदोस वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल एंड अदर्स, एंड इन द केस ऑफ इन रीस्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ बार एसोसिएशन, in the cases of B and C, री-स्ट्रेंथनिंग और यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह में सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो बार एसोसिएशन है उनको स्ट्रेंथन करने की बात कही। दैट इज बोथ डी, ए एंड बी, ऑप्शन डी। Question 3, in which of the following judgments the 97th constitutional amendment was partially struck। तो 97th constitutional amendment हमारा बात कर रहा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में, और जो हिस्सा बात कर रहा था जॉइंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में, उसको स्ट्रक डाउन किया गया इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर एंड अदर्स केस। ये जो केस है ये हमारा रिलेटेड है रिजर्वेशन से, मराठा रिजर्वेशन कोटा से। Question 5, the Supreme Court held that criticizing the abrogation of Article 370 and wishing Pakistanis on their Independence Day ये एक offense नहीं है, और ये बात lay down की गई in the judgment of Javed Ahmed Hajam versus State of Maharashtra and others, that is option C। Question 6, in which of the following cases a 2-judge bench of Supreme Court passed a split verdict in Karnataka hijab ban matter। जो हिजाब बैन मैटर था वो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। उसका 2 पर्सपेक्टिव्स थे इसके। सबसे पहला, क्या ये आर्टिकल 14 के वॉयलेशन में है, और वहीं दूसरी तरफ क्या इसको, अगर ये आर्टिकल 25 जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, क्या ये उसके अंडर कवर होता है। तो ये जो केस है इसमें स्प्लिट वर्डिक्ट पास हुआ था, एंड दिस वाज द जजमेंट ऑफ ऑप्शन डी, एशत शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। Question 7, bodily integrity is protected under Article 21 of the Constitution of India and no individual can be forced to be vaccinated। तो ये जो है ये चीज़ हमारी बोली गई इन द केस ऑफ से बॉडली इंटेग्रिटी, मतलब बेसिकली हम वैक्सीनेशन के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, ये बात कही गई डॉक्टर जेकब पुलियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो बॉडली इंटीग्रिटी के अंडर ये प्रोटेक्टेड है कि हमें वैक्सीनेशन करानी है कि नहीं, ये एक इंडिविजुअल की चॉइस होगी। Question 8, Supreme Court observed that Article 20 Clause 1 of the Constitution does not restrain the courts from imposing a lesser punishment on the basis of a new law which came into force after the date of commission of offence। सिंपल सरल भाषा में आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ये बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की, यानी कि कोई भी अक्यूज्ड को आप उसका जो सेंटेंस है जो उसको इम्पोज किया जा सकता है, उसकी जो सिवियरिटी है वो जो इस डेट पे ऑफेंस कमिट हुआ है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब कि जो लॉ उस डेट पे था वही अप्लाई होगा। बट इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई लॉ इस तरह से चेंज होता है कि वो अक्यूज्ड के बेनिफिट में हो रहा है, इन दैट केस मान लीजिए किसी ऑफेंस की पनिशमेंट जो थी वो पुराने लॉ में जब ऑफेंस कमिट किया गया था तब वो 7 साल थी, पर विद टाइम अमेंडमेंट लाया गया और अब उसकी सज़ा जो है वो 3 साल कर दी गई है।
तो हाँ, कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो उन्हें 3 साल की सज़ा भी दे सकते हैं। और ये बात कही गई इन दी केस ऑफ मेसर्स AK सरकार एंड कंपनी वर्सेस एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स में। तो बिल्कुल आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अंदर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उन्हें कम पनिशमेंट आप दो तो भी वो उसका वायलेशन हो, आप उसे बिल्कुल कम पनिशमेंट दे सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं कोर्ट्स। Question 9. Due to a sudden quarrel in the heat of passion, an accused in an inebriated state set ablaze his wife while pouring kerosene oil. Decide the offence committed by the accused. बहुत सिंपल, हमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिन पर ध्यान देना होगा जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं। सडन क्वारल, हीट ऑफ पैशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमारा सेक्शन 300 जो है विच एक्चुअली डिफाइंस कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, वो कुछ एक्सेप्शंस प्रोवाइड करता है और ये उन्हीं में से एक एक्सेप्शन में फॉल डाउन करते हैं, उसमें ही आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, जो ऑफेंस होगा, वो होगा ऑप्शन सी, द अक्यूज्ड हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पनिशेबल अंडर पार्ट 2 ऑफ 304 IPC। 304 पार्ट 2 बात करता है कि कल्पेबल होमोसाइड इज कमिटेड, जो एलिमेंट है, जो मेंस रिया है, वो है नॉलेज का, यानी कि यहाँ उनको नॉलेज थी कि वो जो एक्ट करने जा रहे हैं वो इट वुड अमाउंट इन डेथ ऑफ द इट वुड रिजल्ट इन डेथ ऑफ द पर्सन जिसके साथ भी वो एक्ट हो रहा है, जिसके अगेंस्ट भी वो एक्ट को कमिट कर रहे हैं। क्वेश्चन 10. एन एप्लीकेशन सीकिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैन बी ट्रीटेड एज अ प्रोटेस्ट पिटिशन इफ the application prima facie establishes the commission of the offence, and such an application can't be technically rejected because procedural course of filing of protest petition is not followed। यानी कि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिसमें इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट की जाए आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन इज कम्प्लीटेड, देखिए जब भी FIR फाइल होती है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन अगर हुआ तो उसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो ऑफेंस पुलिस को लगेगा कि ऑफेंस कमिट हुआ है या फिर लगेगा कि ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है। हम सेकेंड केस की बात करते हैं, अगर पुलिस को ये लगता है कि ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो वो एक फाइनल रिपोर्ट देते हैं। उस फाइनल रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में जो एप्लीकेंट है, जो एक्चुअली जिसने इन्फॉर्मेंट है, जिसने इन्फॉर्म किया था रिगार्डिंग द ऑफेंस बीइंग कमिटेड, वो एक प्रोटेस्ट पिटिशन दे सकते हैं जहाँ पे वो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो और की जानी चाहिए, और उनके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन में कुछ लूप होल्स हैं, ये सारी चीज़ें। अगर ऐसी वो कोई एप्लीकेशन देते हैं जहाँ फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है और वो जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उसमें प्राइमा फिसाई ऑफेंस का कमीशन स्टैब्लिश हो रहा है, तो उसको हम प्रोटेस्ट पिटिशन की तरह ट्रीट करेंगे। ये बात कही गई इन द केस ऑफ XXX वर्सेस स्टेट में। Question 11. The Supreme Court recently converted the conviction of a husband who killed his pregnant wife by setting fire on her after pouring kerosene oil for offense of murder under section 300 of IPC to the offense of culpable homicide not amounting to murder punishable under part 2 of 304 IPC। ये किया गया in the case of दत्तात्रेय versus state of महाराष्ट्र में। एक्सेप्शनल केस है इसलिए नाम इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है। आते हैं हम क्वेश्चन 12 पे, जहाँ पे बात हो रही है लिमिटेशन एक्ट की। सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट को जब हम सेक्शन 2 और 3 के साथ पढ़ते हैं तो अपील के अगेंस्ट, जो अक्विटल है उसके अगेंस्ट जो अपील हो रही है उसका जो डिले है उसको कंडोन किया जा सकता है। ये बात कही गई इन द केस ऑफ ऑप्शन बी, मोहम्मद अबाद अली वर्सेस डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू प्रोसिक्यूशन इंटेलिजेंस। Question 13. Only that person who was responsible for conduct of company's affairs at the time of check dishonor is liable। ये कहा गया है, ये जो प्रोवाइडेड है, इसका जो लीगल प्रोविजन है वो दे रखा है अंडर सेक्शन 140 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, जहाँ पे उनकी लाइबिलिटी भी होती है जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं अगर कोई चेक डिसऑनर होता है विच वॉज इशूड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ये बात कही गई इन द केस ऑफ सिबी थॉमस वर्सेस सोमानी सिरेमिक्स लिमिटेड में। Question 14. Supreme Court directs police not to file closure report in cases where proceedings या FIR को पॉश किया गया by the High Court। वहाँ पे क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ये हेल्ड किया गया इन द केस ऑफ ऑप्शन बी, स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस उमेश कुमार शर्मा।
क्वेश्चन 15, सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL को डिसमिस किया, जो PIL बेसिकली इट वाज सीकिंग टू digitally monitor all the activities of MPs और MLAs to ensure transparency and to prevent corruption. ये जो था ये आपका कहा गया इन द केस ऑफ, ऐसे PIL को बेसिकली उन्होंने डिसमिस कर दिया है. ये जो केस था ये था डॉक्टर सुरेंद्र नाथ कुंद्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर. Question 16, Supreme Court ने कहा it held that rule disqualifying candidates having more than 2 children from government job does not violate constitution. ये आर्टिकल 14 के वायलेशन में नहीं है. ये बात एक इनिशियल पहले केस आया था राजपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा करके, उसमें भी कहा गया था और अभी ये बात कही गई, इस बात को अपहेल्ड किया गया इन द केस ऑफ रामजी लाल जट वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स. Question 17, Supreme Court in which case held that sale agreement with minor is void, that is it is not enforceable in law. ये बात को reinstate किया गया है in the case of इसको बोला गया आपके केस कृष्णा बेनी वर्सेस MA शागुल हमीद एंड अनदर में. Question 18, Supreme Court held that mere filing of an anticipatory bail, ठीक है, इसको हम सिंपल भाषा में समझते हैं. वो कह रहा है कि एक हाथ पे वो जो अक्यूज्ड है वो एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लेके आ रहा है और दूसरी तरफ उसी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई हुई हैं 82 और 83 CRPC में. तो क्या वो जो एप्लीकेशन लेके आ रहा है उसको पर्सनल अपीयरेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा? तो नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला इन द केस ऑफ श्रीकांत उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में. Question 19, if a blank check leaf is voluntarily signed and handed over by the accused towards some payment would attract the presumption under section 139. 139 में यही presumption है कि अगर आप किसी को साइन करके दे रहे हो तो उसका यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि कुछ पेमेंट था, आप उसी के उसमें ही दे रहे हो, उस पेमेंट को पे ऑफ करने के लिए दे रहे हो. और ये बात की गई इन द केस ऑफ K रमेश वर्सेस K कुठान द रमन में. Question 20, witness who was shown in prosecution list but not examined by prosecution can be summoned as defense witness. Prosecution ने एक list of witness दी, उसमें एक बंदा था, बंदा A, some person A was there, but that person was not examined by the prosecution. So now person A can be brought or summoned as a defense witness. ये बात की गई in the case of आपका क्वेश्चन 20 का आंसर है ऑप्शन D, सुंदरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. यहाँ पे ये 20 क्वेश्चंस हमारे रीसेंट MCQs जो हैं, रीसेंट जजमेंट्स पे बेस्ड MCQs कंप्लीट होते हैं. आई होप कि आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहे और ऐसे वीडियोस के साथ हम लोग रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे आपको. थैंक यू.